हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डीपीएसपी, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और जो है उससे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है और यह आर्टिकल 36 से जो है 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। पहला हमारा है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक और आर्थिक और क्या राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 क में कहा गया है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए सबको समान वेतन की व्यवस्था इसी आर्टिकल में की गई है। यानी समान कार्य करने के लिए सबको कितना समान वेतन दिया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखे क्या है 39 ख। 39 ख में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधक हो सके। तो ऐसे हमारा करना चाहिए धन का नियंत्रण। आर्टिकल 39 ग में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 39 ग में कहा गया है ना, धन का समान वितरण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि सबसे समान कार्य करवाएं और सबको अलग अलग वेतन दें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। धन का समान वितरण करना है। और आर्टिकल 40 में देखिए, सबसे पहले पूछेगा ग्राम पंचायत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको आर्टिकल 40 दिया होगा और हर बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत का सबसे पहले किस में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 40 में किया गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन 40 में दिया गया है। अगला आर्टिकल देखिए क्या है 41। आर्टिकल 41 कहता है ना कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये हमारा ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि कुछ दशाओं में, अगर कुछ दशाएं ही अगर दे दिया है ना, तो समझ जाइएगा कि आर्टिकल 41 है। अगला आर्टिकल देखिए क्या है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत, यानी कि अगर किसी से आप काम करा रहे हैं, तो अगर उसको काम करा रहे हैं दिन भर, वो 8 घंटे काम कर रहा है, अगर उसको आप 200 रुपये दे रहे हैं तो वो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप उससे जितना काम करा रहे हैं तो न्याय संगत उसको मजदूरी दीजिए, ताकि तभी उसके साथ क्या होगा, न्याय होगा। तो न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। यानी कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको भी मेटर्निटी रिलीफ जो है देनी चाहिए। ये इसके बीच में बात की गई है। अगला आर्टिकल देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 43 में कहा गया है। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा है 44। आर्टिकल 44 देखिए बहुत खबरों में रहता है। आर्टिकल 44 जो है ना, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग यूसीसी कहते हैं, इससे यह जो है संबंधित है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। इसका संबंध आर्टिकल 44 से है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखिए क्या है 46। आर्टिकल 46 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 47। आर्टिकल 47 में जो है पोषाहार स्तर, यानी कि क्या खान पीना होना चाहिए राज्य का, कैसे क्या जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार कैसा होना चाहिए, इन सब की जो है बात की गई है। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यह सभी बातें आर्टिकल 47 में की गई है। अगला आर्टिकल देखिए आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है और आर्टिकल 48 इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है आर्टिकल 48 का। आर्टिकल 48 का जो है ना, एग्जाम में बार छपने वाला आर्टिकल है, तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछ देगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा
किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 48 क से संबंधित है। पर्यावरण की बात कर देगा तो समझ जाइएगा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 48 का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है 49। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का जो है संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो बड़े बड़े स्मारक हैं, उन्हीं से तो हमारा जो फॉरेनर्स आते हैं देखने के लिए, तो उनकी भी रक्षा किया जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जो है क्या अलग अलग चीज़ें हैं, यानी 50-50 किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। तो आर्टिकल 50 से संबंधित है, ऐसे याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 51 जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 51 जो है बात करता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि हो, यानी यह आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो इसको आप लोग बस ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग जो है जो हमारा DPSP है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछ देगा कि DPSP कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और DPSP की चर्चा कौन से भाग में की गई है, तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इसको लागू कराने के लिए इसे लागू कराने के लिए जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगर आप राज्य सरकार जब चाहे तभी वो DPSP से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वह राज्य में लागू कर सकती है। अगर वह लागू नहीं करती है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, यह न्यायालय में जाना बाध्य नहीं है। और DPSP को जो है समाज की भलाई के लिए बनाया गया है, तो यह सिद्धांत जो है समाज की भलाई के लिए है। और हमारा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत पीछे राजनीतिक मान्यता है, ये हमारी क्या है, एक राजनीतिक मान्यता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये हमारा क्या करता है, सरकार के अधिकारों को और बढ़ा देता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए द्वारा लागू प्राप्त होता है, यह जो है जब चाहेगी राज्य सरकार तभी लागू करेगी, इसके लिए जो है कोई बाध्यता नहीं होती है, उसका मन होगा तब लागू करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं लागू करेगी। हम लोग जो है DPSP से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है और संविधान के भाग 4 में। प्रश्न हमारा क्या है, संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है, तो कौन सा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, तो कौन से आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और हमारा प्रशासनिक सिद्धांत की भी यह बात करता है। उपर्युक्त सभी जो है निहित हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य देश था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, यहाँ देश नहीं होगा उद्देश्य होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है KT शाह का है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा देता है, तो कौन सा अंग देता है, DPSP देता है।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा बनाया था संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो किसमें दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। उपलब्ध संसार के पास जितने उपलब्ध संसाधन है इस पर यह निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये किया गया एक क्या है? तो यह किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नांकित भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है। इसका प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और आर्टिकल कौन सा है? 50 है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग जो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किसमें की गई है? तो हमारा जो है डीपीएसपी में की गई है। संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक राजनीति का निधन सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निजी संपत्ति, जो निजी संपत्ति का सिद्धांत है यह नहीं है। हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभावों के विकास का नहीं है।